हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2024 और 25 का बजट। अभी तो आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से बजट को खूब देखा होगा और जाना होगा, लेकिन उसमें आपको ऐसी चीज़ बताई गई हो जो आपके पेपर में न आए। तो जो पेपर में आने की संभावना है उसके बारे में हम बजट में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले बजट क्या होता है। प्रश्न यह है कि बजट क्या होता है। तो देखिए, बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है वित्तीय विवरण? मतलब धन की बात हो रही है, जो अनुमानित आय व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय साधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस उपकरणों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है या रूप में होता है। इसके बाद आगे देखिए बजट के बारे में और क्या क्या बात हुई है। बजट सरकार के व्यय कर लगाने की योजना है और लेन देनों को, अर्थव्यवस्था और नागरिक के लिए जीवन को प्रभावित करते हुए का यह ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट होता है। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किस में दिया गया, यह बात किया गया है अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाव द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे फिर, और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अनुमोदन करने के लिए संसद में यह पेश किया जाता है। इसके बाद तब बजट को पेश किया जाता है। फिर आगे देखिए क्या दिया है। बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है या रूप में किया जाता है। अभी इसके पहले अंतरिम बजट आया था। क्या था? अंतरिम बजट पेश हुआ था। कब हुआ था? फरवरी में। कब हुआ था? यह फरवरी में पेश हुआ था। और जनवरी में कि अंतरिम बजट क्या होता है? चुनाव से पहले देखिए क्या होता है अंतरिम बजट। आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजना की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होता है। इसके बाद आगे देखिए और क्या होता है अंतरिम बजट। यह सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण है और इस समय अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व और विवेक का अनुभव शामिल होता है, लेकिन इनमें कोई नीति घोषणा या प्रस्ताव कर परिवर्तन शामिल नहीं होता है। इसमें आप न तो घोषणा कर सकते हैं, न तो इसमें आप कोई नीति लागू कर सकते हैं अंतरिम बजट में। अब बजट से जुड़े मुख्य तथ्य क्या क्या है। सबसे पहला तथ्य देखिए इसमें क्या है। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। कितना बार? 10 बार पेश किया था मोरारजी देसाई ने। अब इसके बाद 2 बार 1964 में और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को पेश करते थे यह बजट को। अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट को पेश किया था। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न। 1973 से 1974 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। कौन सा? ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय घाटा में हुआ था, बजट घाटे में था इसलिए। क्योंकि 1973 से 74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए का था। कितना? 550 करोड़ रुपए का घाटा था, इसलिए इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे देखिए, आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने या बाद में तो राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्या किए हैं? बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है
भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। किसका? कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। फिर आता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट का शब्द का प्रयोग पहली बार आर सुमुखचेट्टी के द्वारा 1948 से 1949 के अपने बजट भाषा में प्रयोग किया गया था। भाषण में यह प्रयोग किया गया था अपने बजट में। आगे देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न। आगे है कि भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। कब? 7 अप्रैल 1860 को। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विलियमसन थे। कौन है? जेम्स विलियमसन थे, जो भारत में पहली बार वित्त मंत्री के रूप में रहकर बजट को पेश किया था। इसके बाद आगे देखिए, साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। 2000 तक साल, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट को पेश करने का समय में बदलाव कर दिया। और बदलाव कब कर दिया? यह सुबह 11 बजे कर दिए थे। कितना बजे? सुबह 11 बजे पेश होता है अब बजट, पहले 5 बजे। इसके बाद आगे देखिए, मोदी सरकार 3.0 मतलब तीसरी बार यह सरकार बने हैं, तो इसमें यह पहला बजट है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो भारत की जनता के लिए और महिलाओं और युवाओं के लिए इसमें दिया गया है, क्या क्या बातें हुई है। देखिए क्या दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। कब किया गया है? 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। किस तारीख को? 23 जुलाई को। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। आगे दिया है 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का यह पहला है। मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तो यह पहला टर्म है। इसके बाद आगे देखिए, आगे निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है, जिन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। अब इसके बाद बजट जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट, इसका भी कारण जानिए। पहले फरवरी में पेश होता था, लेकिन अब जुलाई में क्यों हुआ है, इसका भी कारण हम लोग जानेंगे। वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है। कितना? सालाना। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया, और इसके बाद सरकार के गठन के पूर्व केंद्रीय बजट पेश किया गया है। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट को पेश किया गया है। इसके बाद देखिए मोदी 3.0 बजट की 9वीं प्राथमिकताएं। 9 इनकी प्राथमिकताएं हैं। क्या क्या है प्राथमिकताएं? पहली प्राथमिकताएं हैं कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा है रोजगार और कौशल। तीसरा है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथा दिया है उत्पादन और सेवाएं। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है शहरी विकास, और छठा दिया है आधारभूत संरचना। 7वां ऊर्जा स्वतंत्रता। फिर 8वां नवाचार अनुसंधान और विकास। फिर 9वां अगली पीढ़ी के सुधार।
9वां में जो है अगली पीढ़ी के सुधार होंगे, इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। अब इसके बाद संशोधित कर संरचना। संशोधित कर संरचना, क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है, क्या क्या पुराना था, क्या क्या नया हुआ है। कर मतलब जो टैक्स लगता है पैसे पर, उसकी बात हो रही है इसमें। 0 से 3 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स देना है, 0 रुपया। कितना, 0 रुपया। 3 से 7 लाख रुपए है तो 3 के बाद 7 लाख तक है तो 5% आपको देना है कर। इसके बाद आ जाइए आगे, देखिए कितना कर देना है। 7 से 10 लाख रुपए है सालाना आपको तो 10% देना है। 10 से 12 लाख है तो 15% देना है आपको कर। और 12 से 15 लाख है तो 20% आपको कर देना है। और 15 लाख और उससे अधिक जितने भी पैसे हैं उस पर 30% आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। इसके बाद देखिए प्रमुख व्यय। प्रमुख क्षेत्र का व्यय क्या है। रक्षा में इसने कितना रुपए खर्च किए हैं तो 4,54,773 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कृषि और समृद्ध गतियों के लिए, संबद्ध गतियों के लिए या गतिविधियों के लिए 1,51,851 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गृह मामले में 1,50,983 खर्च हुए हैं। शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद आगे देखिए, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत शुल्क को 11.11 लाख करोड़ रुपए और परिवर्तित रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। इसके बाद कुछ व्यक्ति परिसंचरी परिसंपत्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर संशोधित कर उसको 20% कर दिया गया है। कितना, 20% किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संबोधित कर 12.5% किया गया है। अब आते हैं सोने चांदी के भाव में कितना आपको गिरावट मिली है। तो सोने चांदी व सीमा शुल्क गिरावट 6% है। कितना है, बस 6% है। प्लेटिनम पर 6.4% है। सोने चांदी पर 6 और प्लेटिनम पर है 6.4। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। ये 3 है जो जिसमें इनको छूट दी गई है कर के मामले में, लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है वित्त वर्ष 2025 से 25 में 48.121 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां 32.7 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, कितना की प्राप्तियां हो सकती हैं। इसके बाद बजट 2024-25 के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 4.9% रहने का अनुमान, जबकि आंतरिक बजट से 5.1% था। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आगे देखिए, 5,000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना दी जाएगी जो है। आगे देखिए, आगे दिया है कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आगे बात किया गया है बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है।
मेन पॉइंट यही है, 4 जातियाँ क्या क्या हैं जिस पर यह फोकस किया गया है तो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, यह 4 हैं। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, 4 जातियों पर फोकस किया गया है इस बजट 2024 में। देखिए इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.01 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। लगभग 4 लाख करोड़ युवाओं के लिए, इनके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। कितने का? 2 लाख करोड़ का। इसके बाद आगे देखिए, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का चरण 4 चौथी बार स्टार्ट किया जा रहा है कि 25,000 गाँव में या बस्तियों में सड़क उपलब्ध कराए जाएंगे। सीबीडी की पूछ बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोलने जाएंगे, जिसमें से 24 इसी साल यह ब्रांच खुलेंगे। इसके बाद आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की आवास संबंधित जरूरत को पूरा किया जाएगा। इन समय अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। कितने का? 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इसके बाद आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि एमएसएमई के अच्छा सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, उन्हीं को यह मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं फसलों पर। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार उनके उत्पादन, भंडारण और वितरण को मजबूत करके वित्त मंत्रालय लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश करने के लिए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद सरकार ने कहा है कि रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भविष्य निधि योगदान देकर प्रोत्साहन करेगी। पीएफ भविष्य निधि जो उनके आने वाले समय के लिए देगी 1 महीने का। इसके बाद आगे देखिए, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए में अधिक का आवंटन किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी पूर्वोत्तर भारत में। इसके बाद बिहार के बारे में जानिए। बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इस बजट में। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके बाद देखिए, सरकार घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद आगे देखिए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए जिन्हें सरकार अगले 10 वर्ष में 5 गुना बढ़ाने की जोर दे रही है, जिसको 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोड़ा
दिया गया है, जोड़ दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजकीय टूरिस्ट सेंटर का निर्माण का बढ़ावा दिया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। अब इसके बाद बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है, चमड़े का थैला। तो पूरे बजट की बात हो चुकी है इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके 1,000 कम से कम 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।